हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। और आज की जो क्लास है वो होने जा रही हमारी स्पेसिमेन कलेक्शन, रिसीविंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड ग्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द सैंपल। या कोई भी स्पेसिमेन हमारी हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर जब भी आता है या हम रिसीव करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में सैंपल का कलेक्शन जो होता है वो किस प्रकार से करना है। बहुत सारी कंडीशन में हॉस्पिटल एरिया से सर्जरी की जाती है हॉस्पिटल के अंदर, और वहां से सैंपल जो होता है हमारी हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। और कुछ सैंपल ऐसे होते हैं जो कि हमारे लैब के अंदर ही कलेक्ट करते हैं, जैसे कि एफएनएससी हो गया है, पेप स्मीयर हो गए हैं। तो इस प्रकार के सैंपल का जो कलेक्शन होता है वो हमारे लैब के अंदर भी किया जाता है। तो वो सैंपल कलेक्शन कैसे करना है, किस प्रकार से उसको प्रिजर्व करना है, या हॉस्पिटल एरिया से भी कोई सैंपल आया है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार से किया जाता है, हॉस्पिटल के अंदर कलेक्ट करने के बाद लैब के अंदर जब उसको भेजा जाता है, तो जब भी कोई सैंपल ट्रांसफर किया जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। इसके साथ ही जब भी सैंपल हमारी लैब के अंदर ट्रांसफर होने के बाद रिसीव जब होता है लैब के अंदर हॉस्पिटल एरिया से, कोई भी सैंपल जब ट्रांसफर होता है और उसको लैब के अंदर जब रिसीव किया जाता है, तो एक रिसीविंग क्राइटेरिया क्या होता है, कब हम सैंपल को रिजेक्ट कर सकते हैं अगर उसके अंदर कोई भी एबनॉर्मलिटीज अगर दिख रही है या सही प्रकार से उसका जो प्रिजर्वेशन है वो नहीं हो पाया है। तो ऐसी कंडीशंस में हम सैंपल को किस प्रकार से रिजेक्ट कर सकते हैं, एक रिजेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है वो भी अपन देखेंगे। इसके साथ ही जब उसका प्रोसेसिंग किया जाता है, कोई भी सैंपल आता है, स्पेसिमेन जब भी आता है या कोई बायोप्सी अगर आती है, तो बायोप्सी का जो ग्रोस एग्जामिनेशन किया जाता है, मतलब कंफर्मेशन ऑफ द स्पेसिमेन, उस प्रोसेस को बोला जाता है ग्रोस एग्जामिनेशन। तो ग्रोस एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, कितने स्टेप्स होते हैं ग्रोस एग्जामिनेशन की, कितने चीज़ों की हमें नीड होती है जब भी हम ग्रोस एग्जामिनेशन करते हैं तब, या किन किन चीज़ों का हमें विशेषकर ध्यान रखना चाहिए ग्रोसिंग के टाइम पे, तो वो सारी प्रोसेस के बारे में हम इस क्लास के अंदर डिटेल वाइज डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि हिस्टोपैथोलॉजिकल स्पेसिमेन क्या होते हैं। देखिए, ये आपको यहाँ पे सैंपल दिखाई दे रहे होंगे। ये इस प्रकार से हमारे हिस्टोपैथोलॉजिकल स्पेसिमेंस आते हैं। ये है आपका यूटेरस का सैंपल। ये जो फर्स्ट पिक्चर हमें दिख रहा है ये यूटेरस का सैंपल है, यूटेरस। और ये है हमारी गोल ब्लैडर जो होती है, गोल ब्लैडर, गोल ब्लैडर का सैंपल है। तो ये इस प्रकार से सैंपल जो होते हैं, स्पेसिमेन इस प्रकार से आते हैं, बायोप्सी आती है। और कभी कभी पूरे के पूरे ऑर्गन जो होता है उस ऑर्गन को भी रिमूव कर दिया जाता है, काट के उसको बाहर निकाल दिया जाता है और हमारे लैब के अंदर उसको ट्रांसफर किया जाता है। तो अलग अलग टाइप के हिस्टोपैथोलॉजिकल स्पेसिमेन आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हिस्टोपैथोलॉजिकल सैंपल जो होता है, हिस्टोपैथोलॉजिकल सैंपल। अब ये जो हिस्टोपैथोलॉजिकल सैंपल जो होता है इसके अंदर जो रहता है, कोई भी पेशेंट को किसी भी प्रकार की सेल या टिश्यूज या उसकी बॉडी के अंदर कोई भी एबनॉर्मलिटीज अगर हो गई है या कोई डिसऑर्डर्स हो गया है, कोई इन्फेक्शंस अगर हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में उसकी बॉडी से सैंपल कलेक्ट किया जाता है। जहां पे भी उसको इन्फेक्शन हुआ है, जैसे किसी को थायराइड के अंदर इन्फेक्शन हुआ है तो थायराइडोक्टोमी की जाएगी, या तो थायराइड ग्लैंड को पूरी तरीके से काट के बाहर निकाल दिया जाएगा, या फिर वहां से एक इंसिजन लगाया जाएगा। थायराइड एरिया जो रहता है, नेक एरिया, वहां पे एक इंसिजन लगाते अपन, छोटा सा कट लगाया जाएगा। और छोटे से कट के थ्रू वहां का जो अफेक्टेड पार्ट होगा जहां पे पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ है, उस एरिया को या उस टिश्यूज को स्मॉल अमाउंट में काट के बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर उसका हमारी लैब के अंदर उसका प्रोसेसिंग किया जाता है, इन्वेस्टिगेशंस किया जाता है। तो इस प्रकार से भी हम सैंपल कलेक्ट करते हैं। और जैसे कि इंसिजन बायोप्सी जो होती है, इंसिजन बायोप्सी के अंदर स्मॉलेस्ट पार्ट को हम काट के बाहर निकालते हैं अफेक्टेड एरिया से। और जो एक्सिजन बायोप्सी आती है, जहाँ पे कंप्लीटली ऑर्गन को रिमूव करके बाहर निकाल दिया जाता है, मतलब
कट करके रिमूव कर दिया जाता है, तो उस प्रकार की बायोप्सी को हम बोलते हैं एक्सिजन बायोप्सी। तो ये पूरे के पूरे ऑर्गन है, इन सारे ऑर्गन को, जैसे ये यूटेरस का ऑर्गन है तो ये एक्सिजन बायोप्सी के थ्रू है। एक्सिजन मतलब यूटेरस को कट करके रिमूव कर दिया जा निकाल दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है यहाँ पे, और ये हमारी लैब के अंदर भेजा गया है। वैसे यहाँ पे गोल ब्लाडर होता है, ये आपका गोल ब्लाडर है, ये गोल ब्लाडर का सैंपल है। तो गोल ब्लाडर को बाहर निकाल दिया गया है। यहाँ पे अगर कोई भी हिस्टोपैथोलॉजिकल कंडीशंस पेशेंट की होगी तो पूरे के पूरे ऑर्गन को वहां से रिमूव कर दिया जाएगा। सर्जरी के थ्रू सर्जरी की जाएगी और उसके बेस पे पूरे के पूरे ऑर्गन को बाहर निकाल दिया जाएगा। तो हिस्टोपैथोलॉजिकल सैंपल जो होते हैं उसके अंदर आते हैं आपके जनरल बायोप्सी सैंपल आते हैं, बायोप्सी। और बायोप्सी के अंदर जो रहता है, आपकी कोई भी बायोप्सी होती है तो बायोप्सी के अंदर सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। या तो वहां पे स्मॉलेस्ट पार्ट में आपको सैंपल देखने को मिल सकता है, स्मॉल अमाउंट में स्पेसिमेन जो रहेगा उस सैंपल को हम कलेक्ट करेंगे पेशेंट की बॉडी से। जैसे कि जहाँ पे भी इन्फेक्टेड एरिया होता है, कोई भी पेशेंट की बॉडी के अंदर कहीं पे भी इन्फेक्शंस हुआ है तो इन्फेक्टेड एरिया से सैंपल कलेक्ट किया जाएगा, तो उस सैंपल को भी अपन बायोप्सी बोलते हैं। जैसे कि अपन एफएनएससी लगाते हैं। एफएनएससी जो होती है, एफएनएससी एक ऐसी टेक्निक होती है जो कि कैंसर्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, या कैंसर्स की कंडीशन जब भी हो जाती है या कोई भी एबनॉर्मेलिटीज जब पेशेंट को हो जाती है, मतलब कि इन्फ्लामेशंस की कंडीशंस हो गई है, कोई भी हिस्टोपैथोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है ना, तो वहां पे सबसे पहले इन्फ्लामेशंस होता है, पेशेंट को इन्फ्लामेशंस होगा और इन्फ्लामेटरी कंडीशन जो होगी पेशेंट की बढ़ जाएगी। अब इन्फ्लामेशन के अंदर वहां पे स्वेलिंग भी हो सकती है, जो भी एरिया इन्फेक्शंस हुआ है, जहां पे भी पेशेंट को हिस्टोपैथोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो रहा है या कहीं पे कोई इन्फेक्शंस अगर हो रहा है, तो अफेक्टेड एरिया जो होता है वहां पे स्वेलिंग आ जाती है, पस फॉर्मेशंस हो जाता है, पस फॉर्मेशन हो जाएगा वहां पे, और सेंसलेस हो जाएगा। इफेक्टेड एरिया जो होता है वहां पे सेंसेशन नहीं दिखाई देगा, हमें सेंसेशन नहीं होगा, पेशेंट को सेंसलेस हो जाएगा वो एरिया, वहां पे किसी प्रकार का जो फीलिंग होती है या सेंसेशन जो होता है पेशेंट को नहीं हो पाएगा, तो सेंसलेस कंडीशंस हो जाती है। रेडनेस आ जाती है अफेक्टेड एरिया के अंदर, जहाँ पे भी पेशेंट को हिस्टोपैथोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है वहाँ का आसपास का एरिया जो होता है रेडनेस आ जाती है वहाँ पे, और वहाँ पे पस फॉर्मेशन होगा, फ्लूइड एक्युमुलेशंस वहाँ हो जाता है, फ्लूइड एक्युमुलेशंस हो जाता है। या फिर वहां पे जब भी सिस्ट बन जाएंगे, ज्यादा सीवियर इन्फ्लामेटरी कंडीशंस होती है तो ऐसी कंडीशंस में वहां पे सिस्ट जो होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं, सिस्ट बनना शुरू हो जाता है। तो ऐसी कंडीशंस में क्या किया जाएगा कि पेशेंट को कहीं पे भी कोई भी इन्फेक्शंस होता है तो वहां पे इन्फ्लामेशन सबसे पहले होता है, और इन्फ्लामेटरी कंडीशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी इफेक्टेड एरिया होता है, जैसे कि नेक एरिया हो गया है, चेस्ट एरिया हो गया है, तो कहीं पे भी अगर पेशेंट को कुछ इस प्रकार के सिम्टम्स अगर दिखाई दे रहे हैं, उसकी बॉडी के अंदर ऐसे इन्फ्लामेटरी कंडीशंस अगर दिखाई दे रही है, तो वहां से एक सैंपल कलेक्ट किया जाएगा, निडिल इंजेक्ट की जाएगी। निडिल के थ्रू हम क्या करेंगे, एक सैंपल कलेक्ट करेंगे, और उस प्रोसीजर को बोला जाएगा एफएनएससी। एफएनएससी जो होती है, किसी भी प्रकार का हिस्टोपैथोलॉजिकल डिसऑर्डर जब पेशेंट को हो जाता है, तो इन सारे सिम्टम्स अगर पेशेंट को दिखाई दे रहे हैं तो वहां पे एफएनएससी करेंगे अपन। तो एफएनएससी जो होती है वो आपका इंसिजन के अंदर आती है, इंसिजन बायोप्सी का टाइप्स होती है, एफएनएससी भी एक प्रकार की बायोप्सी सैंपल है। तो पेशेंट की बॉडी से यहाँ पे क्या किया जा रहा है, स्मॉलेस्ट पार्ट को कट नहीं किया जा रहा है ना रिमूव किया जा रहा है, बिल्कुल माइन्यूट पार्ट में वहां से एक सैंपल कलेक्ट किया जा रहा है। उस सैंपल का फिर आगे जाके फर्दर इन्वेस्टिगेशंस होगा, हिस्टोपैथोलॉजिकल प्रोसेसिंग होगी वहां पे, और फिर हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो कोई भी सर्जरी की जाती है तो सर्जरी करने से पहले उसका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है कि पेशेंट को डिसऑर्डर्स कौन सा है, बीमारी कौन सी हो गई है, इन्फेक्शंस क्या है। तो वो सारी कंडीशन में अपन एफएनएससी लगाते हैं, जो कि एक टेक्निक होती है इस प्रकार के डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करती है एफएनएससी। तो एफएनएससी भी एक प्रकार का बायोप्सी का टाइप है जो कि इंसिजन बायोप्सी के अंदर आता है। फिर आता है आपका एक्सिजन बायोप्सी।
एक प्रकार की बायोप्सी होती है एक्सीजन बायोप्सी। एक्सीजन बायोप्सी जो होती है, एक्सीजन मतलब कंप्लीटली रिमूवल ऑफ द ऑर्गन या टिश्यूज। कोई भी बॉडी के अंदर कहीं पे भी कोई भी सेल अगर वहां पे इन्फेक्शन हुआ है, टिश्यूज अगर डैमेज हो गए हैं, या हिस्टोपैथोलॉजिकल कंडीशन अगर पेशेंट की हमें दिखाई दे रही है किसी भी प्रकार की, तो ऐसी कंडीशंस में वहां क्या करेंगे, जो इन्फेक्टेड एरिया होता है उस एरिया के अंदर जो टिश्यूज होते हैं, अफेक्टेड टिश्यू जिसको बोलते हैं अपन, उनको कंप्लीटली काट के बाहर निकाल दिया जाता है, कट करके रिमूव कर दिया जाता है। तो इस प्रकार की बायोप्सी को बोला जाता है एक्सीजन बायोप्सी। अलग अलग टाइप की सर्जरी होती है। कोई भी ऑर्गन होता है तो ऑर्गन के अंदर जब इन्फेक्शन लेवल बढ़ जाता है तो ऐसी कंडीशंस में पेशेंट को ऑपरेट किया जाता है, और ऑपरेट के थ्रू वहां पे क्या किया जाता है कि पेशेंट की बॉडी के अंदर जहाँ पे इन्फेक्टेड एरिया है या इन्फेक्टेड ऑर्गन है, कहीं पे भी कोई इन्फेक्शन हुआ है तो अफेक्टेड एरिया को कट करके रिमूव कर दिया जाएगा पूरा। तो उस प्रकार की बायोप्सी को हम बोलते हैं एक्सीजन बायोप्सी। और ये सारी प्रोसेस जो होती है सर्जिकल डिपार्टमेंट जो होता है, सर्जरी जब होती है पेशेंट की, तो हॉस्पिटल एरिया के अंदर सर्जिकल डिपार्टमेंट होता है। तो सर्जिकल डिपार्टमेंट से हमारे पास इस प्रकार से सैंपल जो होते हैं हिस्टोपैथोलॉजी एरिया के अंदर आते हैं। तो वहां पे ऑपरेशन किया जाएगा, ऑपरेट किया जाएगा। ऑपरेट करने के बाद उस सैंपल को क्या कर दिया जाएगा, कट करके रिमूव कर दिया जाएगा पेशेंट की बॉडी से। और उसको क्या किया जाएगा कि नॉर्मल सेलाइन जो होता है, नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशंस के अंदर उसको रखा जाएगा और हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। या फिर किसी प्रकार का फिक्सेटिव एजेंट वहां पे यूज कर सकते हैं, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड होता है, बोविन्स फ्लूइड होता है। अलग अलग टाइप के जो सॉल्यूशंस होते हैं उन सॉल्यूशंस का हम यूज करते हैं। तो इन ऑर्गन का क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा सर्जरी के बेस पे, और उनको स्पेसिफिक फ्लूइड के अंदर रख के हमारे लैब के अंदर उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस प्रकार के सैंपल को हम बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल स्पेसिमेन। अब हिस्टोपैथोलॉजिकल स्पेसिमेन जो होते हैं ये अलग अलग टाइप के आते हैं, जैसे कि यहाँ पे आएंगे आपके अलग अलग हिस्टोपैथोलॉजिकल स्पेसिमेन आते हैं। जैसे कि सर्जरी होती है, जैसे कि यूरेट्रोस्कोपी होती है, यूरेट्रोस्कोपी। यूरेट्रोस्कोपी एक प्रकार की ऐसी सर्जरी होती है जिसके अंदर हम यूटेरस को कट करके बाहर निकाल दिया जाता है। यूटेरस को कट कर दिया जाता है यहाँ पे, और यूटेरस को कट करके रिमूव कर दिया जाता है। तो इस प्रकार की सर्जरी को बोलते हैं यूरेट्रोस्कोपी। वैसे ही अलग अलग टाइप की और भी सर्जरी होती है, जैसे कि एक वो होता है आपका थायरॉयडेक्टोमी। थायरॉयडेक्टोमी, तो थायरॉयडेक्टोमी जो होती है इसके अंदर ये एक प्रकार की ऐसी सर्जरी है जो कि थायराइड कैंसर जब हो जाता है या थायराइड इन्फेक्शन जब पेशेंट को हो जाता है, ट्यूमर सेल्स अगर वहां पे बिगिनिंग हो जाती है, ट्यूमर सेल्स अगर बनना शुरू हो जाती हैं, तो ऐसी कंडीशंस में या तो लेजर लाइट ट्रीटमेंट पेशेंट को दिया जाता है, या फिर कट करके पूरी तरीके से रिमूव कर दिया जाता है नॉर्मली सर्जरी के बेस पे। तो थायरोइडेक्टोमी जो होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर दिया जाता है, या थायराइड ग्लैंड के जो लोब होते हैं, जैसे कि लेफ्ट लोब के अंदर इन्फेक्शन हुआ है या राइट लोब के अंदर इन्फेक्शन हुआ है, तो उस स्पेसिफिक लोब को कट करके रिमूव कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार की सर्जरी को बोला जाता है थायरोइडेक्टोमी। थायरोइडेक्टोमी जो होती है थायराइड को रिमूव करने के लिए यूज की जाती है ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ सर्जरी। जब भी पेशेंट की सर्जरी होगी और सर्जरी के अंदर थायराइड ग्लैंड के किसी भी इफेक्टेड एरिया को काट के जब बाहर निकाल दिया जाता है, तो इस प्रकार की सर्जरी को बोला जाता है थायराइडेक्टोमी। वैसे ही स्प्लेनेक्टोमी होती है। स्प्लेनेक्टोमी एक प्रकार की ऐसी सर्जरी होती है जो कि इसमें स्प्लीन को रिमूव किया जाता है, जिसके अंदर स्प्लेनेक्टोमी। स्प्लेनेक्टोमी जो होती है ये एक प्रकार की ऐसी सर्जरी है जिसके अंदर स्प्लीन को रिमूव कर दिया जाता है, या स्प्लीन के अंदर कोई भी इन्फेक्शन अगर पेशेंट को हो गया है तो वहां पे ऑपरेट किया जाएगा। जब भी इन्फेक्शन लेवल बढ़ गया है तो इसी कंडीशंस में स्प्लीन को रिमूव कर दिया जाएगा। वैसे ही एक होती है आपकी मास्टेक्टोमी। मास्टेक्टोमी एक कॉमन सर्जरी है जो कि हम ब्रेस्ट कैंसर जब भी हो जाते हैं या ब्रेस्ट डिसऑर्डर जब भी पेशेंट को हो जाएगा, ब्रेस्ट हिस्टोपैथोलॉजिकल डिसऑर्डर, तो ब्रेस्ट कैंसर्स के अंदर क्या किया जाता है कि ब्रेस्ट को रिमूव कर दिया जाता है। जो अपर आर्म एरिया होता है वहां पे आपका अपर आर्म एरिया से
ब्रेस्ट को रिमूव कर दिया जाता है, तो इस प्रकार की सर्जरी को बोला जाता है मास्टेक्टोमी। मास्टेक्टोमी ब्रेस्ट कैंसर्स की कंडीशन में हम लगाते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के अंदर भी अलग अलग टाइप के कैंसर जो होते हैं वहां हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक होता है आपका फाइब्री एडिनोमा ब्रेस्ट होता है, फाइब्री एडिनोमा, फाइब्री एडिनोमा ब्रेस्ट, जो कि एक ब्रेस्ट कैंसर का टाइप होता है। एक होता है कार्सिनोमा ब्रेस्ट, कार्सिनोमा ब्रेस्ट। एक कंडीशंस होती है लिम्फोमा, लिम्फोमा ब्रेस्ट जो होता है कॉमन कंडीशंस होती है लिम्फोमा। तो लिम्फोमा ब्रेस्ट की कंडीशन जो होती है वो एक कॉमन कंडीशन से, तो लिम्फोमा जो होता है कैंसर का टाइप होता है। ब्रेस्ट की सर्जरी जो होती है मास्टेक्टोमी की कंडीशंस, मास्टेक्टोमी एक ऐसा प्रोसीजर होता है जो कि अलग अलग टाइप के ब्रेस्ट कैंसर जो होते हैं उनके अंदर हम इस सर्जिकल टेक्निक का यूज करते हैं। तो ये सारी कैंसर्स की कंडीशन है, जैसे फाइब्रोएडिनोमा ब्रेस्ट होता है, कार्सिनोमा होता है, लिम्फोमा ब्रेस्ट होता है। लिम्फोमा एक कॉमन कंडीशन है जो कि ब्रेस्ट कैंसर जितने भी होते हैं उनके अंदर हमें ये दिखाई देता है। तो ये सारी सर्जरी है। सर्जरी के अंदर क्या किया जाएगा, जैसे सर्जरी होगी उस सर्जरी के अंदर वैसे स्पेसिफिक ऑर्गन को कट करके रिमूव कर दिया जाएगा, और वो रिमूवल ऑर्गन जो होगा स्पेसिफिक फ्लूइड या नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन या फिक्सेटिव एजेंट के अंदर रख के हमारी लैब के अंदर उसको ट्रांसफर किया जाता है, और हमारी लैब के अंदर उस सैंपल को हम रिसीव करते हैं, फिर उसका आगे जाके फर्दर प्रोसेसिंग जो होता है वो किया जाता है। तो ये इस प्रकार के सैंपल आते हैं हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर। और भी सैंपल होते हैं जैसे कि बायोप्सी आती है, बायोप्सी के साथ ऑटोप्सी भी आती है। तो ऑटोप्सी जो होती है, सैंपल जो होंगे यहाँ पे दो प्रकार के आएंगे हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर, एक होता है बायोप्सी, एक होता है आपका ऑटोप्सी। ऑटोप्सी जो होती है, ऑटोप्सी हमेशा जो रहती है वो एक पोस्टमार्टम की कंडीशंस होती है। जब भी किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, या तो उसने कोई टॉक्सिक इंजेस्ट कर लिया या कोई फिजिकल डिसऑर्डर्स उसको हो गया है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, पीएम किया जाएगा। पीएम के अंदर क्या होता है कि जैसे पोस्टमार्टम होता है आपका, पोस्टमार्टम के अंदर क्या करते हैं अपन कि कंप्लीटली वहां से रिमूव जो होता है, कंप्लीटली ऑर्गन को रिमूव कर दिया जाता है, पीएम करके ऑर्गन को रिमूव कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार के सैंपल को बोला जाता है ऑटोप्सी। ऑटोप्सी मतलब आफ्टर डेथ, जैसे व्यक्ति की डेथ हो गई है फिर उसका पीएम होगा, और पीएम के अंदर क्या किया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, ऑर्गन को काट के बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इस प्रकार के स्पेसिमेन को बोला जाता है ऑटोप्सी। ऑटोप्सी हमेशा डेथ बॉडी से ली जाती है या डेथ पेशेंट से ली जाती है। और जो बायोप्सी होती है, बायोप्सी आपके लाइव पेशेंट से ली जाती है। यहाँ पे क्या किया जाएगा, बायोप्सी के अंदर जो अफेक्टेड एरिया होता है जहाँ पे पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ है, अफेक्टेड एरिया से या तो आप वहाँ के स्पेसिफिक सेल्स, जो इन्फेक्टेड सेल्स से उनको रिमूव कर रहे हैं या टिश्यूज को रिमूव कर रहे हैं, या फिर उसका सर्जरी हो रही है, यहाँ पे भी सर्जरी होती है। और सर्जरी के बेस पे हम क्या करते हैं, जैसे कि ऑर्गन को रिमूव करके हमारी लैब के अंदर उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस प्रकार के सैंपल को हम बोलते हैं बायोप्सी। बायोप्सी लाइव पर्सन से ली जाएगी, ऑटोप्सी हमेशा डेड पेशेंट जो होता है उससे ली जाती है। वो डेड पेशेंट के अंदर भी हम ऑर्गन जो रहता है उसको रिमूव करके हमारी लैब के अंदर भेज दिया जाता है। और बायोप्सी के अंदर भी सर्जरी होगी, सर्जरी के अंदर भी इन्फेक्टेड एरिया या अफेक्टेड एरिया से ऑर्गन को कट करके रिमूव कर दिया जाएगा और लैब के अंदर उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार के हिस्टोपैथोलॉजिकल सैंपल्स हमारे पास आते हैं, सेल्स भी आती है, टिश्यूज भी आते हैं, बायोप्सी भी आती है, और ऑर्गन जो होते हैं कि पूरे के पूरे ऑर्गन को भी कंप्लीटली रिमूव करके लैब के अंदर उसको भेज दिया जाता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि कलेक्शंस एंड रिसीविंग। जब भी कोई सैंपल आता है तो उसका रिसीविंग किया जाता है, और रिसीविंग होने से पहले उसको कलेक्ट किया जाता है। तो जब भी हम सैंपल कलेक्शंस करते हैं, स्पेसिमेन कलेक्शन जितने भी होते हैं हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर, सैंपल कलेक्शंस किया जाता है। सैंपल कलेक्शंस के अंदर जो होता है, जैसे कि कोई भी लेशियंस अगर हो गया है, लेशियंस या नोड्यूल्स अगर हो गए हैं,
पेशेंट की बॉडी के अंदर जहाँ पे भी इन्फेक्शंस होता है तो वहाँ पे लीशंस जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, नोड्यूल्स घाव जो होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं। तो वहाँ से हम क्या करते हैं, स्वेब जो होता है आपका, स्वेब कलेक्ट किया जाता है। स्वेब जो आते हैं जैसे कि हम पेप स्मीयर लगाते हैं, तो पेप स्मीयर जो होता है वो एक सर्वाइकल एरिया से लिया जाता है, सर्वाइकल सैंपल जिसको हम बोलते हैं। जब भी पेशेंट को कोई भी गायनिक डिसऑर्डर्स हो जाता है, गायनाकोलॉजिकल साइटोलॉजी के अंदर अपन पेप स्मीयर के बारे में डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। तो पेप स्मीयर जो होता है वहां पे भी हम स्वेब कलेक्ट करते हैं। और भी अलग अलग टाइप के स्वेब आते हैं, जैसे कि नेजल स्वेब कलेक्ट किया जाता है। नेजल स्वेब जब भी रेस्पिरेटरी एरिया के अंदर कोई भी इन्फेक्शंस हो जाता है तो वहां से भी आपके नेजल स्वेब हम कलेक्ट करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर। या फिर जो सैंपल कलेक्ट किया जा रहा है उसके अंदर जो होता है, जैसे कि निडिल जो होती है, फाइन निडिल एस्पायरेशन साइटोलॉजी अपन पढ़ेंगे, एफएनएससी। तो एफएनएससी के अंदर क्या किया जाएगा कि जहां पे भी पेशेंट को इन्फेक्शंस हो रहा है तो वहां पे हम क्या करेंगे, निडिल जो होती है उसको इंजेक्ट किया जाता है और फिर वहां से एक सैंपल जो होता है, लिक्विड सैंपल जो होता है वो कलेक्ट किया जाएगा, जिसके अंदर पूरी प्रकार से जो रहेगी अफेक्टेड एरिया जो होगा वहां से पस सेल्स हमें कलेक्ट होगी, रेड सेल्स उसके अंदर होगी, मासेस जो रहेगा, मासेस या हार्ट सेल्स जो होती है वो हमें वहां देखने को मिल सकती है, एपिथेलियल सेल्स देखने को मिलेगी, एपिथेलियल सेल्स। और रेडिश फ्लूइड जो होता है, रेडिश और येलोइश फ्लूइड जो होगा हमें वहां पे देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ बायोप्सी के अंदर या जब भी हम सैंपल कलेक्ट करेंगे पेशेंट की बॉडी से, इन्फेक्टेड एरिया से इंजेक्ट करके जो सिरिंज के थ्रू जो सैंपल कलेक्ट किया जाएगा, उस सैंपल के अंदर हमें इतनी सारी चीजें जो होगी वो देखने को मिलेगी। तो एफएनएसी का कलेक्शन किया जाता है और जितने भी बायोप्सी सैंपल आते हैं उनका भी हम कलेक्शन जो होता है सर्जिकल डिपार्टमेंट में किया जाता है। तो ये इस प्रकार से सैंपल कलेक्ट अपन करते हैं। तो स्पेसिमेन जब भी कलेक्शंस किया जाता है तो सबसे पहले पेशेंट को वहां पे एनेस्थीसिया दिया जाता है। जब भी सैंपल कलेक्ट होगा तो सैंपल कलेक्ट करने से पहले क्या किया जाएगा कि जहां से भी हम सैंपल को कलेक्ट कर रहे हैं, सैंपल कलेक्शन जहां से किया जा रहा है जिस भी एरिया से, तो सबसे पहले वहां पे एनेस्थीसिया दिया जाता है। एनेस्थीसिया, पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाएगा। एनेस्थीसिया देने के बाद वहां पे क्या किया जाएगा, सबसे पहले हम जो स्पेसिफिक एरिया होता है, साइट जहां से हम कलेक्शंस कर रहे हैं, साइट ऑफ कलेक्शन, जहां पे भी आप पेशेंट की बॉडी से सैंपल कलेक्शंस कर रहे हैं जिस भी साइड से, तो उस साइड एरिया को हमें सबसे पहले क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद हमें वहां पे जो जितने भी रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे कि हमें निडिल की नीड रहती है, निडिल या स्वेब जो रहता है हमारा, कॉटन स्वेब हम कलेक्ट करते हैं। या फिर वहां पे जो भी स्पिरिट वगैरह, स्पिरिट का यूज किया जाता है, या 70% इथाइल एल्कोहल का हम यूज करते हैं, इथाइल एल्कोहल सॉल्यूशंस का यूज किया जाता है। तो ये सारे सॉल्यूशंस की हमें नीड होती है, ये सारी हमारी रिक्वायरमेंट्स होती है। कॉटन स्वेब की नीड रहेगी हमें, जब भी हम सैंपल कलेक्शंस करते हैं तो कॉटन स्वेब की नीड रहती है। और आपका जो पूरी तरीके से जहाँ पे भी एरिया है, जिस एरिया के अंदर आप सैंपल कलेक्शंस कर रहे हैं, वो एरिया पूरा आपका स्टेरिलाइज्ड होना चाहिए। तो ये कलेक्शन करते टाइम हमें ध्यान रखना है, प्रॉपरली पेशेंट से कंसल्टेंसी करना है, उसको पूरी तरीके से बताना है हमें। और जब भी हम सैंपल कलेक्शंस कर रहे हैं उस टाइम पे पेशेंट को हमारी वजह से, यानी कि टेक्नीशियन की वजह से कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। जब भी आप विशेषकर एफएनएससी या पेप स्मीयर का सैंपल जो होता है वो एक हिस्टोपैथोलॉजिस्ट या लैब टेक्नीशियन जो होता है, हिस्टो टेक्नीशियन जिसको हम बोलते हैं, वही कलेक्ट करते हैं। बाकी सर्जरी के जितने भी सैंपल आएंगे वो सारे सर्जन कलेक्ट करेगा, सर्जन या सर्जरी के जितने भी स्टाफ होंगे वो सैंपल कलेक्ट करके हमारी लैब के अंदर उसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो कलेक्शन जब भी हम सैंपल अगर लैब के अंदर कलेक्ट कर रहे हैं, हिस्टोपैथोलॉजी एरिया के अंदर कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये सारी रिक्वायरमेंट हमें रहती है। और जनरल प्रोसीजर होता है हर एक सैंपल का, वही सैंपल प्रोसीजर जो है हमें फॉलो करना रहता है। अब हम देखेंगे कि जब भी यह सैंपल कलेक्शंस हो जाता है, कलेक्शंस होने के बाद उस सैंपल को लैब के अंदर ट्रांसफर किया जाता है।
तो ट्रांसफर होने से के बाद जो होता है, ट्रांसपोर्टेशन जब भी होता है सैंपल का, ट्रांसपोर्टेशन एंड रिसीविंग, जब भी आपका हिस्टोपैथोलॉजी एरिया के अंदर कोई भी सैंपल रिसीव करते हैं हम, यानी कि हॉस्पिटल एरिया से कोई भी सैंपल अगर आ रहा है, तो उसको रिसीव करने के लिए हमें किन किन क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले ये है कि आपका स्पेसिमेन जो है प्रॉपरली लेबलिंग होना चाहिए, सैंपल जो है प्रॉपरली आपका लेबल होना चाहिए। और लेबल के अंदर क्या करते हैं, जैसे कि आपका सैंपल कंटेनर है, ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर ये आपका सैंपल हो गया, या बायोप्सी सैंपल हो गया, या कोई टिश्यू सैंपल्स हो गया। तो इस सैंपल के अंदर जो है हम सबसे पहले ये इस प्रकार से इसको लेबल किया जाएगा। लेबल करने के बाद हमारे लैब के अंदर उसको ट्रांसफर किया जाएगा, अगर वो हॉस्पिटल एरिया से कलेक्ट किया गया है तो। या फिर अगर हम सैंपल को कलेक्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो भी कंटेनर है आपका, सैंपल कंटेनर जिसके अंदर भी आप पेशेंट का सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, तो उस कंटेनर को प्रॉपरली आपको लेबल करना है। लेबल करने के लिए हम क्या क्या चीज देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि पेशेंट नेम, पेशेंट नेम उस सैंपल के ऊपर होता है, पेशेंट नेम। उसके बाद जो रहेगा पेशेंट की एज वहां रहेगी, एज एंड साइट ऑफ कलेक्शन, साइट ऑफ कलेक्शन उसके ऊपर लिखा रहता है, किस साइड से सैंपल कलेक्ट किया गया है, स्पाइन एरिया से किया गया है, नेक एरिया से किया गया है, या चेस्ट एरिया से सैंपल कलेक्ट किया गया है, किस एरिया से, यानी कि साइट कौन सी थी पेशेंट की जब भी आपने सैंपल कलेक्ट किया, तो किस साइड से पेशेंट का सैंपल हम लोगों ने कलेक्ट किया है। तो साइट ऑफ कलेक्शंस वहां पे लेबल होता है कि किस साइड से पेशेंट का सैंपल कलेक्ट किया गया है। डेट एंड टाइम ऑफ कलेक्शंस, एक और चीज लिखी होती है, डेट एंड टाइम ऑफ कलेक्शन, सैंपल किस डेट को कलेक्ट किया गया है, कितनी बजे कलेक्ट किया गया है, वो भी लिखा हुआ रहता है, वो भी मेंशन होता है, वो भी मेंशन हमें चेक करना है अगर ये सारी चीजें मेंशन है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर उस सैंपल को रिसीव करने के लिए फिर समस्या आ जाती है, तो ऐसी कंडीशंस में हम पेशेंट के सैंपल को रिजेक्ट कर देते हैं। या फिर वहां पे जो फिजिशियन नेम होता है, फिजिशियन नेम लिखा हुआ होता है कि कौन से डॉक्टर ने, फिजिशियन या सर्जन नेम, जो भी सर्जन है और फिजिशियन है जिसने भी पेशेंट का ऑपरेशन किया है या जिसने भी सैंपल कलेक्ट किया है, उसका नेम हमें लिखना है, या नेम भी उसका लेबल होना चाहिए। लेबलिंग जब भी हम देखते हैं, तो लेबलिंग के अंदर साइट देखी जाती है, फिजिशियन का नेम देखा जाता है, सर्जन या ऑपरेटिव स्टाफ जो है उस स्टाफ का नाम वहां रहेगा, किस फिजिशियन ने उस सैंपल को कलेक्ट किया है। इसके साथ ही वहां पे सफिशिएंट अमाउंट में फिक्सेटिव सॉल्यूशंस है या नहीं है, सफिशिएंट अमाउंट में फिक्सेटिव सॉल्यूशंस होने चाहिए जो भी सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं। तो सैंपल कलेक्ट करने के बाद उसके प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन जितने भी होते हैं, फिक्सेटिव या प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन जो है उसके अमाउंट कितनी है, वो ज्यादा अमाउंट में तो नहीं है या कम अमाउंट में तो नहीं है। इसी कंडीशंस में सैंपल के जो कंपोनेंट होते हैं, यानी कि वहाँ सेल्स वो टिश्यू जो प्रेजेंट होते हैं, उनके ऊपर काफी इफेक्ट हो जाता है। तो सफिशिएंट अमाउंट में फिक्सेटिव सॉल्यूशंस या जो केमिकल्स उसके अंदर है या नहीं है, या प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस है या नहीं है, उसको हमें चेक करना है। इसके साथ हमें जो ऑब्जर्वेशन जो रहता है वो लिखा हुआ होता है, ऑब्जर्वेशन या पर्पस क्या है, सैंपल को किस पर्पस के बेस पे भेजा गया है, आपका इन्वेस्टिगेशंस क्या करना है वो पूरी तरीके से वहाँ पे मार्क रहता है। इन्वेस्टिगेशंस क्या करना है वो सारी चीजें जो होती है वहाँ पे लिखी हुई रहती है। जैसे कि यहाँ पे जो लेबल होता है, लेबल के ऊपर लिखा होता है कि आइडेंटिफिकेशंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेलिग्नेंसी, मेलिग्नेंसी को आइडेंटिफाई करके बताना है, या हिस्टोपैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन इसका करना है, या एब्नॉर्मेलिटीज को फाइंड आउट करके बताना है। क्या चीज उस सैंपल के अंदर टेक्नीशियन को या हिस्टोपैथोलॉजिस्ट को आइडेंटिफाई करना है, वो चीज भी वहां पे लिखी हुई होती है। तो ये सैंपल के ऊपर लेबलिंग जब भी किया जाता है, तो इतने सारे पैरामीटर्स को देखा जाता है, ये सारे पैरामीटर्स है या नहीं है, या सारी चीजें वहां पे है या नहीं है।
अगर ये सारी प्रॉपरली है तो ही हम सैंपल को रिसीव करेंगे, अदरवाइज वो सैंपल को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो कलेक्शंस और ट्रांसपोर्टेशन जब भी होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी क्या होता है कि ये रिसीविंग क्राइटेरिया है। जब भी हमारे लैब के अंदर सैंपल आएगा तो सैंपल हम तभी रिसीव करेंगे जब इतनी सारी चीजें उस सैंपल के ऊपर क्लियरली मेंशन हो। अब जब ट्रांसपोर्टेशन होता है, जैसे कोई भी हॉस्पिटल एरिया के अंदर सैंपल कलेक्ट किया है, तो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर क्या करते हैं कि सैंपल को इजीली जैसे ही कलेक्ट किया है उसके तुरंत इमिडिएटली हमें एक फिक्सेटिव सॉल्यूशन के अंदर उसको रखना रहता है। फिक्सेटिव सॉल्यूशन के अंदर उस सैंपल को प्लेस किया जाता है, या नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन जो होता है, नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन के अंदर सैंपल को रख के हमारी लैब के अंदर उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये सैंपल का ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे क्या करना है कि सैंपल स्पेसिफिक कंटेनर के अंदर होना चाहिए, कंटेनर प्रॉपरली पैक होना चाहिए, स्क्रू कैप्ड कंटेनर का हम यूज करते हैं, कंटेनर प्रॉपरली लेबल होना चाहिए, टाइटली उस कैप एरिया को क्लोज होना चाहिए। तो ये सारी चीजें ट्रांसपोर्टेशन के अंदर देखी जाती है कि जब भी हॉस्पिटल के अंदर सैंपल कलेक्ट हुआ है तो उसको सफिशिएंट फिक्सेटिव सॉल्यूशन के अंदर रख के लैब के अंदर ट्रांसफर करना है। और ये ट्रांसपोर्टेशन टाइम जो होता है जितना जल्दी हो सके, as soon as possible, जितना जल्दी हो सके उस सैंपल को हमें लैब के अंदर ट्रांसफर करवाना है। हॉस्पिटल एरिया के अंदर कोई भी हिस्टोपैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर सैंपल कलेक्ट किया गया है तो जितना हो सके उतना जल्दी उस सैंपल को हमें लैब के अंदर ट्रांसफर करवाना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हॉस्पिटल स्टाफ की होती है कि जैसे ही ऑपरेशन के हुआ है, सैंपल कलेक्ट किया गया है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसको ट्रांसफर करवाना है। अगर ट्रांसपोर्टेशन सही टाइम पे नहीं हो पाया है तो ऐसी कंडीशंस में इन्फेक्शंस होने के या कंटामिनेशन होने के चांसेस जो होते हैं बढ़ जाते हैं, क्योंकि लॉन्ग पीरियड जो होता है अगर हो गया है, लॉन्ग पीरियड हो गया है, लंबा समय अगर हो गया है, उसके बाद सैंपल भेजा जा रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में वहाँ उस सैंपल के अंदर जो सेल्स और टिश्यूज जो होते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि ऑटोलाइसिस होना शुरू हो जाता है, प्यूट्रिफिकेशन होना शुरू हो जाता है, या कंटामिनेशन होने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इतनी सारी चीजें जो है यहाँ पे कलेक्शन एंड रिसीविंग में हमें देखना पड़ती है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। अब देखेंगे कि हम सैंपल रिजेक्शन क्राइटेरिया, कोई भी सैंपल अगर हम कलेक्ट और रिसीव कर रहे हैं तो उसके बाद हम सैंपल को रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं, या रिजेक्ट कब किया जाता है सैंपल को। तो सैंपल रिजेक्शन क्राइटेरिया के अंदर अपन सबसे पहले देखेंगे कि अगर आपका सैंपल जो भी हिस्टोपैथोलॉजी के लिए आया है इन्वेस्टिगेशन के लिए, सैंपल जो है अगर इम्प्रॉपरली लेबल है, सैंपल इज इम्प्रॉपरली लेबल, जैसे कि सैंपल जो है जब भी आपके लैब के अंदर आया है अगर वो प्रॉपरली लेबल नहीं है, इम्प्रॉपरली लेबल है। इम्प्रॉपरली लेबल मतलब जैसे कि यहाँ पे पेशेंट का नेम कुछ हो गया है, पेशेंट नेम अलग है, पेशेंट नेम कुछ और हो गया है, फिजिशियन नेम के अंदर कोई भी मिस्टेक हो गई है, फिजिशियन नेम अगर गलत हो गया है, तो भी ऐसी कंडीशंस में आपका सैंपल जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। इसके साथ ही जब सैंपल कलेक्ट किया जाता है या सैंपल को रिजेक्ट किया जाता है तो वहां पे अगर वो प्रॉपरली लेबल नहीं है, कोई भी चीज वहां पे कोई भी चीज मेंशन नहीं है, या मेंशन होने में उन्होंने मेंशन करने में हॉस्पिटल के स्टाफ ने कोई मिस्टेक कर दी है, तो ऐसी कंडीशंस में हम सैंपल कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ना ही उसको रिसीव कर सकते हैं। अब यहाँ क्या होगा, प्रॉपरली लेबल नहीं है का मतलब क्या हो गया कि अगर लेबलिंग के अंदर जितने भी स्टेप अभी अपनों ने पढ़ी थी उन स्टेप के अंदर से कोई भी स्टेप अगर मिस है, जैसे कि टाइम एंड ड्यूरेशन या डेट ऑफ सैंपल कलेक्शन अगर मिस है, वहां पे कोई मिस्टेक हो गई है, या फिर सैंपल को सही साथ जो रहता है आपका कंटेनर उसके अंदर कलेक्ट नहीं किया गया है, फिक्सेटिव वॉल्यूम्स अगर हाई हो गई है, या ऑर्गन को प्रॉपरली आप कवर नहीं कर पाए हैं किसी कंटेनर के अंदर, या कंटेनर थोड़ा सा लूज हो गया है, उसका केप जो है वो प्रॉपरली टाइटली क्लोज नहीं किया है, तो ऐसी कंडीशंस में भी हम सैंपल को रिजेक्ट कर सकते हैं। सैंपल इम्प्रॉपरली लेबल, लेबल अगर सही नहीं हुआ है तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले सैंपल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसके साथ वहां पे एक और चीज देखी जाती है कि इनसफिशियंट इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ
फिक्सेटिव फिक्सेटिव सॉल्यूशन की अमाउंट अगर सफिशिएंट नहीं है, या जो रिएजेंट वहां यूज हो रहे हैं, प्रिजर्वेटिव रिएजेंट या सॉल्यूशंस अगर आपने यूज किए हैं, प्रिजर्वेटिव प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस अगर आपने कोई यूज किया है, वो अगर सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है, जैसे कि नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन के अंदर रख के भेज दिया जाता है, तो नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन अगर ज्यादा हो गया है देन कंपेयर विथ ऑर्गन या वहाँ का जो टिश्यू सैंपल है, हिस्टोपैथोलॉजिकल सैंपल, उसकी वॉल्यूम से अगर किसी प्रिजर्वेटिव एजेंट या फिक्सेटिव एजेंट की वॉल्यूम अगर ज्यादा हो गई है, तो भी हम से नहीं कलेक्ट कर सकते हैं। या वहां पे सफिशिएंट अमाउंट में अगर आपके फिक्सेटिव एजेंट नहीं है, काफी कम मात्रा में उनको रखा गया है, ऑर्गन के अमाउंट ज्यादा है, तो भी ऐसी कंडीशंस में हम सैंपल को कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। या फिर आपका जो स्पेसिमेन जो है, जो भी सैंपल आपने कलेक्ट किया है, स्पेसिमेन की अमाउंट अगर ले से या सफिशियंट क्वांटिटी के अंदर आपका सैंपल नहीं है, सफिशियंट क्वांटिटी, इनसफिशियंट क्वांटिटी के अंदर आपका सैंपल है, इनसफिशिएंट क्वांटिटी मतलब जितने अमाउंट में हमें कोई भी सैंपल इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए जितने अमाउंट उसको चाहिए, उस सैंपल के अमाउंट अगर उतनी नहीं है, या उससे कम मात्रा के अंदर आपका सैंपल कलेक्ट किया गया है, तो ऐसी कंडीशंस में आप उस सैंपल को रिजेक्ट कर सकते हैं। ये रिजेक्शन क्राइटेरिया होता है। रिजेक्शन क्राइटेरिया के अंदर अगर आपका जो भी ट्रांसफर हुआ है सैंपल, उस सैंपल की अमाउंट उतनी नहीं है जितनी आपको प्रोसेसिंग के लिए चाहिए या ग्रोस एग्जामिनेशन के लिए चाहिए, तो ऐसी कंडीशंस में उस सैंपल को हम रिजेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आपका ड्यूरेशन पीरियड अगर डिले हो गया है, डिलेड जब भी होता है, या लेट ट्रांसपोर्टेशन अगर हुआ है, किसी सैंपल को अगर लेट ट्रांसफर किया गया है हमारे लैब के अंदर कलेक्शंस होने के बाद, काफी लंबे समय के बाद उसको ट्रांसफर किया गया है, तो भी ऐसी कंडीशंस में आप उस सैंपल को रिजेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि डिलेड प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि वहां पे ऑटोलाइसिस होने के या प्यूट्रिफिकेशन होने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ऑटोलाइसिस होने लग जाता है, किसी भी सैंपल के अंदर की जो सेल्स होती है, स्पेसिमेन के अंदर की सेल्स, वो सारी सेल्स या टिश्यूज जो होते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, उनके अंदर ऑटोलाइसिस होना शुरू हो जाता है, ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है, या फिर वहां पे प्यूट्रिफिकेशंस होने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, कंटामिनेशन होने के चांसेस या एक्सटर्नल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां एंट्री कर लेते हैं, इन्फेक्शन फैलाना चालू हो जाता है वहां पे, तो ऐसी कंडीशंस में भी हम उस सैंपल को कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। या फिर अनस्टेरिलाइज्ड कंडीशंस हो जाती है, अनस्टेरिलाइज्ड कंडीशंस, सैंपल जहां पे भी कलेक्ट किया गया है वो एरिया अगर इन्फेक्टेड होता है या वहां पे प्रॉपरली स्टेरिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो वहां पे जम्स के चांसेस बढ़ जाएंगे, इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो स्टेरिलाइज्ड एरिया के अंदर ही सैंपल कलेक्ट किए गए हों अनस्टेरिलाइज्ड कंडीशन से, तो भी आप सैंपल को रिजेक्ट कर सकते हैं। प्रॉपरली आइडेंटिफिकेशन अगर नहीं हुआ है या कंफर्मेशन अगर नहीं लिखा हुआ है, वहां पे हिस्टोपैथोलॉजिकल फाइंड आउट नहीं लिखा हुआ है, हिस्टोपैथोलॉजिकल फाइंडिंग अगर किसी सैंपल के ऊपर नहीं लिखा हुआ है, तो भी आप उस सैंपल को रिजेक्ट कर सकते हैं। एम या पर्पस क्या है इन्वेस्टिगेशंस करवाने का, तो ये सारे पैरामीटर्स अगर नहीं दिखे, प्रॉपरली नहीं है, सैंपल सही तरीके से कलेक्ट नहीं हुआ है या सही तरीके से ट्रांसफर नहीं हुआ है, किसी फ्लूइड की या फिक्सेटिव वॉल्यूम्स की अगर अमाउंट प्रॉपरली नहीं है, सफिशिएंट क्वांटिटी के अंदर आपका सैंपल नहीं है, तो इसी कंडीशंस में आप उस सैंपल को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये रिजेक्शंस क्राइटेरिया है, इतनी सारी कंडीशंस में हम सैंपल को इजीली रिजेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये सारी चीजें नहीं होगी तो फिर आपका आगे जाके डिटेल वाइज जो प्रोसेसिंग होता है वो प्रोसेसिंग भी नहीं हो पाएगा। अब हम देखते हैं आगे कि ग्रोस एग्जामिनेशन। ग्रोस एग्जामिनेशन जो होता है, पहली स्टेप आती है आपकी ग्रोस एग्जामिनेशन की। जैसे ही आपका सैंपल कलेक्ट होता है, रिसीव होता है, रिसीविंग होने के बाद उसका ग्रोस एग्जामिनेशन किया जाता है। ग्रोस एग्जामिनेशन का मतलब होता है कि कंफर्मेशन ऑफ द स्पेसिमेन, सैंपल जो भी हमारी लैब के अंदर रिसीव हो गया है, मतलब कि हमने
कलेक्शंस भी उसका हो गया है, ट्रांसपोर्टेशन भी हो गया है और रिसीविंग भी हो गया है। तो सैंपल रिसीव जब भी किया जाता है लैब के अंदर, तो रिसीविंग होने के बाद उसका प्रोसेसिंग किया जाता है, आगे उसको ट्रांसफर किया जाता है डिटेल प्रोसेसिंग के लिए। तो सबसे पहले कोई भी सैंपल हमारे लैब के अंदर आता है तो सबसे पहली स्टेप जो आती है उसकी ग्रोस एग्जामिनेशन की आती है। ग्रोस एग्जामिनेशन के अंदर भी प्राइमरी स्टेप जो होती है वो होती है आपके मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के। ये आपका टीथ का सैंपल है, जो मैक्सिलरी जो एरिया होता है आपका मैंडिबल और मैक्सिला एरिया जो होता है, तो ये क्या है, मैक्सिला एरिया जो है आपका वहां के टीथ है। ये इस प्रकार से टीथ सैंपल यहाँ पे कलेक्ट किया गया है और इस सैंपल का हमें क्या करना है, यहाँ पे मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करना है। तो मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन जो होता है, मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर जो विजिबल एरिया होता है या सैंपल की विजिबिलिटीज अपन देखते हैं। विजिबल जो होता है सैंपल जब भी हमारे लैब के अंदर कलेक्ट हुआ है, उसके बाद जो प्रोसेसिंग होगी उसकी, तो प्रोसेसिंग के अंदर सबसे पहले सैंपल को विजिबल किस प्रकार से हो रहा है, किस प्रकार की अपीयरेंस उसकी दिखाई दे रही है। नॉर्मली सैंपल किस प्रकार से दिखाई दे रहा है, अपीयरेंस कैसी है, किस प्रकार का उसका वॉल्यूम है, कितनी साइज है, कैसा शेप है, वो सारी चीजें अगर हम नॉर्मल आइज से देखते हैं यानी कि नेक्ड आइज से देखा जाता है, तो इस प्रकार की एग्जामिनेशन को बोला जाता है मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन मतलब फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द स्पेसिमेन, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ स्पेसिमेन। सैंपल जब भी कलेक्ट हुआ है तो सैंपल का अपीयरेंस किस प्रकार का है, किस प्रकार का सैंपल आपको दिखाई दे रहा है, साइज कितनी है, शेप कितना है, वो सब हम डायमेंशन में देखेंगे। नॉर्मली सैंपल को देखा जाता है, तो सैंपल को जब भी आप मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं तो मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर वॉल्यूम कितनी है, साइज कितनी है, किस प्रकार का सैंपल अगर हमें अपीयर्स हो रहा है या एबनॉर्मेलिटीज कहाँ दिखाई दे रही है, एबनॉर्मेलिटीज सैंपल की एबनॉर्मेलिटीज कहाँ दिखाई दे रही है। नॉर्मली नेक्ड आई से हम किसी भी सैंपल को जितना ऑब्जर्व कर सकते हैं, जितना आप उसको देख सकते हैं, जितनी इंफॉर्मेशन वहां से हम कलेक्ट कर सकते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन जो होती है आपकी मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर आती है। मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर सारा सैंपल का अपीयरेंस, किस एरिया से वो कलेक्ट किया गया है, साइट कौन सी है या कैसा शेप उसका दिखाई दे रहा है, कैसी अपीयरेंस हो रही है, वो सारी प्रोसेस जो आती है मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर आती है। फिर आता है आपका डायमेंशन। डायमेंशन के अंदर अपन क्या करते हैं कि सैंपल जो होता है, सैंपल की साइज देखी जाती है, स्पेसिमेन की साइज कितनी है, सैंपल का वेट कितना है, वेट या वॉल्यूम ऑफ द सैंपल, सैंपल की वॉल्यूम देखी जाएगी। यहाँ पे शेप देखा जाता है, शेप, और जो रहेगी आपकी लेंथ और विड्थ, ठीक है, लेंथ एंड विड्थ ऑफ द सैंपल। सैंपल की साइज कितनी है, विड्थ कितनी है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, या किस प्रकार का उसका स्पेसिफिक शेप है, आकार किस प्रकार का दिखाई दे रहा है, कैसा वो दिखाई दे रहा है नॉर्मली, वो सारा जो रहता है आपका डायमेंशन के अंदर आता है। डायमेंशन के अंदर हम सैंपल की साइज देखते हैं, वॉल्यूम देखते हैं, शेप किस प्रकार का शेप है, रेडिश कलर का दिखाई दे रहा है, ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा है, ब्लैकिश कलर का दिखाई दे रहा है, साइज कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, कितनी साइज के अंदर आपका सैंपल जो है वहां दिखाई दे रहा है। विड्थ मतलब जो रहेगी, चौड़ाई कितनी है, थिकनेस कितनी है, सैंपल की थिकनेस भी यहाँ देखी जाती है कि स्पेसिमेन की थिकनेस कितनी है, कितनी मोटाई है सैंपल जब भी हमारा रिसीव हुआ है, तो ये इस प्रकार से सैंपल आते हैं। तो सैंपल की थिकनेस अपन देखते हैं, विड्थ देखते हैं, लेंथ कितनी है, वो सारी चीजें जो आती है आपकी डायमेंशन के अंदर आती है। डायमेंशन मतलब प्रॉपरली जो दिखाई दे रहा है स्पेसिमेन, सही तरीके से आपको जितने साइज है उन सब का हम मेजरमेंट करेंगे, वेट देखा जाएगा, ये सारी चीजें आपकी डायमेंशन के अंदर आती है। उसके बाद आता है आपका स्पेसिमेन ओरिएंटेशन। स्पेसिमेन ओरिएंटेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि ये आपका सैंपल है, सैंपल को ओरिएंटेड किया जाता है। ओरिएंटेड मतलब कि इस सैंपल को क्या किया जाएगा, फैसिलिटी प्रोवाइड दी जाएगी। इस सैंपल को हम फैसिलिटी प्रोवाइड देते हैं ओरिएंटेशन के अंदर। यहाँ पे क्या होगा कि सैंपल जो होता है आपका, सैंपल को हम इस स्पेसिमेन को
जो आपके इस प्रकार से प्लास्टिक पेपर आते हैं, ये प्लास्टिक पेपर, इन प्लास्टिक पेपर के अंदर क्या किया जाएगा, इस सैंपल को रखा जाएगा। ये यूटेरस का सैंपल है। यूटेरस सैंपल का अपनों ने क्या कर दिया, साइज देख ली, ये इसकी लेंथ देख ली, विड्थ देख ली, ये इस प्रकार से 3 सेंटीमीटर इधर की लेंथ है। ये सेंटर एरिया जो है 4.63 सेंटीमीटर का है। ये राइट एरिया जो है इसका, ये आपका 3.80 सेंटीमीटर का है। ये इसका वापस से जो सुपेरियर डिस्टेंस जो है सैंपल की, या सुपेरियर साइज जो है, मतलब मोटाई जो दिखाई दे रही है, लेंथ इधर से, ये भी इसकी यहाँ पे ऑब्जर्व हो गई है। अलग अलग साइड से अपनों ने सैंपल को ऑब्जर्व कर दिया है। मतलब सारे डायमेंशन से, सारे एंगल से सैंपल को देखा जाएगा, और सारे एंगल से देखने के बाद उस सारे एरिया को जो रहेगा मेजरमेंट किया जाएगा। यहाँ पे इस सैंपल को सभी साइड से मेजर कर दिया है। उसके बाद इस सैंपल को क्या किया जाएगा, प्लास्टिक पेपर जो होते हैं आपके, उन प्लास्टिक पेपर से इस सैंपल को क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा। और कवर करने के बाद हम क्या करते हैं, कवर करने से पहले इसका डिजेक्शन होता है। डिजेक्शन के अंदर स्मॉल पीसेस के अंदर कट किया जाता है। तो स्पेसिमेन ओरिएंटेशन करने के लिए हम क्या करते हैं कि सैंपल जो होता है, सैंपल जो रहता है आपका, एरिया जो है जहाँ पे भी आप ओरिएंटेशंस कर रहे हैं, स्पेसिमेन ओरिएंटेशन जहाँ किया जाएगा, ओरिएंटेशन एरिया आपका स्टेरिलाइज्ड होना चाहिए, और वहां पे आपकी सारी फैसिलिटी होनी चाहिए। मतलब वर्किंग एरिया जो है आपका, जो प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म आपका प्रॉपरली सूटेबल होना चाहिए, ताकि हमें स्पेसिमेन ओरिएंटेशन करने में कोई दिक्कत ना आए। और ओरिएंटेशन करने से पहले हम क्या करते हैं, इस सैंपल का यहाँ पे पिक्चर जो होता है, यानी कि कैप्चर किया जाता है। फोटोज जो होते हैं, जो भी आपका सैंपल आया है, सैंपल का आपको फोटोज क्लिक करके रखना रहता है कि ये सैंपल है, इस सैंपल के अंदर यहाँ एबनॉर्मेलिटीज दिख रही है, यहाँ एबनॉर्मेलिटीज दिख रही है। तो ये सारी एबनॉर्मेलिटीज को आगे जाके अपन इंडियन इंक जो होती है, या मार्क कर देते हैं। इंक एरिया से इसको मार्क कर दिया जाता है, मार्कर की हेल्प से, या लीड पेंसिल का हम यूज करते हैं। उस लीड पेंसिल एरिया से इस एबनॉर्मल एरिया को मार्क कर दिया जाता है। तो मार्किंग करने से पहले हम सैंपल का एक फोटो जो होता है वो क्लिक करके रखते हैं, ताकि जब भी हम डिजिटल इसका जब भी रिपोर्ट दें या फिर इन्वेस्टिगेशंस करें, तो उस टाइम पे हमें किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कोई भी सैंपल आया है, तो सैंपल का जब ओरिएंटेशन होता है, तो ओरिएंटेशन के अंदर उसका एक डिजिटल पिक्चर जो होता है वो क्लिक करके रख दिया जाता है। उसके बाद उस सैंपल के अंदर जो एबनॉर्मल हिस्सा होता है, इस एबनॉर्मल हिस्से को मार्क कर दिया जाता है, ये इसे मार्किंग कर देते हैं। तो जहां पे भी आपका ओरिएंटेशन हो रहा है, ओरिएंटेशन मतलब सैंपल को हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करना है, फैसिलिटी प्रोवाइड फॉर फर्दर एग्जामिनेशन। आगे की जो स्टेप होती है, आगे की स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं कि जो नॉर्मल एरिया होता है और एबनॉर्मल एरिया जो होता है किसी भी सैंपल के अंदर से, तो एबनॉर्मल हिस्से को और नॉर्मल हिस्से को दोनों को एक साथ देखा जा रहा है ओरिएंटेशन के अंदर। और ओरिएंटेशन के अंदर एबनॉर्मल हिस्से को मार्क कर देंगे अपन। यहाँ पे इंडियन इंक जो होता है, इंडियन इंक का यूज करके या लीड पेंसिल का यूज करके ये एबनॉर्मल हिस्से को मार्क कर दिया जाता है। तो सबसे पहले ओरिएंटेशन के अंदर पूरी तरीके से नॉर्मल और एबनॉर्मल हिस्से को सैंपल के अंदर देखा जाएगा। उसके बाद उस एबनॉर्मल हिस्से को जहाँ पे भी हम आगे की प्रोसेसिंग करेंगे, वो एरिया आपका पूरा स्टेरिलाइज होना चाहिए, वहाँ पे सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए आपको। ग्रोसिंग आप कर रहे हैं, ग्रोसिंग के अंदर जो भी स्टेप होती है, उन सभी स्टेप के अंदर हमारा सैंपल जो है वो कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए। यानी कि फोटोज या पिक्चर हम पहले मार्क करने से पहले हम क्लिक करके रख देंगे यहाँ पे। इसके बाद आएगा आपका जो अगली स्टेप आती है, वो इंकिंग स्पेसिमेन की आती है। ये प्रोसेस जो है आपकी, यहाँ पे क्या किया जाएगा कि जैसे ही वहां पे आपका यूटेरस का सैंपल था, यहाँ पे हमारा ब्रेस्ट सैंपल है, ये ब्रेस्ट सैंपल है। इस ब्रेस्ट सैंपल को हम क्या करेंगे, इसका भी एबनॉर्मल साइज जो रहेगी, ये इसका एबनॉर्मल हिस्सा हो गया, ये एबनॉर्मल एरिया हो गया है, ये सारा एबनॉर्मल एरिया। तो इसको मार्क कर दिया गया है, इस एबनॉर्मल हिस्से को काट के रिमूव कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इंकिंग स्पेसिमेन होती है। सबसे पहले यहाँ पे क्या किया जाता है कि सैंपल जो रहता है, सैंपल के अंदर एबनॉर्मल
साइज जो होती है, जो भी आपका बायोप्सी सैंपल आया है, उस बायोप्सी सैंपल के अंदर एब्नॉर्मल साइज को मार्क किया जाएगा कट करने से पहले। तो मार्क करेंगे अपन, तो मार्क करने के लिए हम यहाँ पे इंडियन इंक का यूज करते हैं। इंडियन इंक का यूज किया जाता है। इंडियन इंक की हेल्प से इस एरिया को क्या किया जाता है, मार्क किया जाता है। जो भी आपका एब्नॉर्मल हिस्सा होता है उसको मार्क कर देंगे। ये ब्रेस्ट सैंपल है और ब्रेस्ट सैंपल की बायोप्सी है ये। अब बायोप्सी के अंदर हम क्या करेंगे कि ये इसका एब्नॉर्मल हिस्सा यहाँ दिखाई दे रहा है, बाकी ये सब नॉर्मल साइज है, नॉर्मल अपीयरेंस इसकी हो रही है। तो इस एब्नॉर्मल हिस्से को यहाँ क्या किया गया है, ये बी वाला पिक्चर जो आपको दिख रहा है, इस बी वाले पिक्चर के अंदर एब्नॉर्मल पार्ट को कट करके रिमूव कर दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले कट करने से पहले अपन इसका मार्किंग करते हैं, फिर यहाँ पे डिसेक्शन किया जाता है। तो इंकिंग ऑफ स्पेसिमेन, सैंपल की सारी एब्नॉर्मल हिस्से को हमें जो रहता है इंडियन इंक की हेल्प से मार्क करना रहता है। ये इंडियन इंक जो होती है परमानेंट होती है, ये आपकी रफ नहीं होती है, मिटती नहीं है। तो इंडियन इंक का हम यूज करेंगे यहाँ पे सैंपल की एब्नॉर्मल साइज को मार्क करने के लिए। फिर आता है आपका डिसेक्शन। डिसेक्शन के अंदर क्या करेंगे कि यहाँ पे सैंपल के स्लाइसेस बनाए जाएंगे, मतलब लार्ज कटिंग जो होता है वो लार्ज कटिंग की जाएगी एब्नॉर्मल हिस्से की। लार्ज कटिंग ऑफ एब्नॉर्मल साइज। जो भी टिश्यूज है, जो भी सैंपल आया है, बायोप्सी का सैंपल जो भी हमारे पास है, उस बायोप्सी सैंपल के अंदर हम क्या करेंगे कि जो एब्नॉर्मल हिस्सा होगा उस एब्नॉर्मल हिस्से को कट कर दिया जाएगा। ये यहाँ से इस प्रकार से इस ब्रेस्ट के अंदर ये इस हिस्से को कट करके बाहर निकाल दिया गया है नॉर्मल एरिया से। तो इस प्रकार के प्रोसेस को बोलेंगे हम डाइसेक्शन या डिसेक्शन, जिस प्रोसेस को बोला जाता है। लार्ज कटिंग ऑफ एब्नॉर्मल साइज, एब्नॉर्मल साइज को कट कर दिया जाएगा और नॉर्मल हिस्सा और एब्नॉर्मल हिस्से को दोनों को रिमूव कर दिया जाएगा। नॉर्मल एरिया या साइज जो रहेगी उस साइज को और एब्नॉर्मल साइज दोनों को हम कट करके रिमूव कर देंगे। जहां पे हमें सबसे ज्यादा जो रहता है, जैसे कि एब्नॉर्मेलिटीज जहां दिखाई देगी हमें, एब्नॉर्मेलिटीज मतलब यहाँ पे जो रहेगा सबसे ज्यादा पस सेल्स अगर दिखाई दे रही है या फिजिकल अपीयरेंस अलग दिखाई दे रही है, जैसे कि ब्लैकिश कलर हो जाता है बहुत सारे ऑर्गन का, ब्लैकिश कलर अगर दिखाई दे रहा है या रेडिश कलर अगर आपको दिखाई दे रहा है कहीं पे, हेवी रेडिश कलर अगर दिखाई दे रहा है, एब्नॉर्मल हिस्सा मतलब कोई भी चीज अगर नॉर्मल नहीं हो रही, ये पूरा टिश्यूज है, ब्रेस्ट टिश्यूज है, ब्रेस्ट टिश्यूज के अंदर ये एब्नॉर्मेलिटीज, ज्यादा एब्नॉर्मेलिटीज अपने को यहाँ दिखाई दे रही है। ये पूरा बायोप्सी का सैंपल आया था, ये इतना हिस्सा हमें एब्नॉर्मल दिखाई दे रहा था। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका इंकिंग किया जाएगा, ये ऐसे इंकिंग कर दी जाएगी, इंक कर दिया जाएगा एब्नॉर्मल हिस्से को। उसके बाद जो पूरी तरीके से एब्नॉर्मल है उस हिस्से को पूरा काट दिया जाएगा। फिर इसके छोटे छोटे सेक्शंस कट किए जाएंगे, थिनर सेक्शंस जो होते हैं। जैसे ये आपका ब्रेस्ट टिश्यूज हो गया है, ये इस टिश्यूज को बिल्कुल ऐसे स्लाइसेस बनाए जाएंगे ताकि हम सारी एब्नॉर्मेलिटीज को इजीली फाइंड आउट कर पाए। यहाँ पे क्या किया जाएगा, ये एब्नॉर्मल हिस्से को पहले कट किया, फिर उस एब्नॉर्मल हिस्से के अंदर भी और छोटे छोटे सेक्शन कट कर दिए, स्लाइसेस बना दिए। अब इन छोटे छोटे पीस को क्या किया जाता है, इन छोटे छोटे पीस को प्लास्टिक कवर किया जाता है, यानी कि टिश्यू कैसेट जो आती है, हमारी टिश्यू कैसेट्स आती हैं, उन टिश्यू टिश्यू कैसेट्स के अंदर हम इन सैंपल को रख सकते हैं या इन स्लाइसेस को पूरी तरीके से रख दिया जाएगा। या ऐसे कैसेट्स जो रहती है उन कैसेट्स के अंदर हम क्या करेंगे, इस सैंपल को एब्नॉर्मल हिस्से को कट कर दिया जाएगा, रख दिया जाएगा। यहाँ पे ये जो सैंपल होता है आपका 555 mm की साइज में कट होता है। डाइसेक्शन के अंदर जब भी हम एब्नॉर्मल हिस्से को काटते हैं तो वो आपका 5 mm जो होता है, 5 mm आपका थीन होना चाहिए, 5 mm थीन होनी चाहिए, थिकनेस इतनी होनी चाहिए, 5 mm उसकी लेंथ होनी चाहिए और 5 mm उसकी विड्थ होनी चाहिए। मतलब सैंपल आपका पूरी तरीके से सभी साइड से आपको एक ही प्रकार का दिख पाए। जैसे ये इस प्रकार से कट किए जाएंगे 5 mm के, ये इसकी यहाँ से जब इसकी थिकनेस देखी जाएगी ये ऐसी थिकनेस रहेगी, लेंथ जो रहेगी लेंथ भी इसकी दोनों साइड से सेम रहेगी, विड्थ रहेगी वो भी इसकी सेम रहेगी। मतलब 5 की साइज में हम किसी भी टिश्यू सेक्शन का डाइसेक्शन करते हैं, डिसेक्शन किया जाता है, एब्नॉर्मल हिस्से को
को इतने स्मॉल साइज के अंदर उसको कट कर दिया जाता है। ब्लेड और निब जो होती है, शार्प निब या स्कालपेल्स का हम यूज करते हैं। यहाँ पे शार्प निब जो होती है आपकी नाइफ की हेल्प से उसको कट कर दिया जाएगा। स्कालपेल का भी आप यूज कर सकते हैं, स्कालपेल्स जो होती है उनका भी आप यूज कर सकते हैं। या ब्लेड जो आती है आपकी टिश्यू ब्लेड, टिश्यू कट ब्लेड जो होती हैं उनका भी हम यूज करके इजीली ये छोटे छोटे पीस जो होते हैं वो कट कर सकते हैं। एब्नॉर्मल हिस्से को स्मॉल पीसेस के अंदर यानी कि 555 के साइज में उसको कट कर दिया जाएगा। तो ये सारी प्रोसेस जो आती है आपकी ग्रोस एग्जामिनेशन के अंदर आती है। और नेक्स्ट क्लास जो रहेगी वो रहेगी आपके इसी टॉपिक के बारे में, आगे प्रोसेसिंग जो होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, बने रहिए आप एमएलटी एजुकेशन पॉइंट के साथ।